Hi everyone, I'm Saranya, and in this month's episode of Poetics and Poet Talks, I had the immense pleasure and privilege of speaking with the one and only Malti Joshi Fazli. Malti Joshi is known as the wife of Nida Fazli Sahib, one of the greatest Bombay poets who wrote in Urdu, who wrote for the film industry as well as for mushairas. His ghazals and sher and ashar and his nazms are still being sung to this day and are still resonant amongst the youth of today. Malti Joshi spent an hour with me, made me lovely chai, and welcomed me into her home and told me amazing kisse, amazing stories about her life with Nida Sahib, her own life starting out as an actress in Gujarati theatre and film, and even sang a few of her own ghazals as well as Nida Sahib. So enjoy this interview. It is a reminder of love and it's a reminder of true hope that once existed in the idea of India. So enjoy. ओके सो मालती मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे आपके घर में बुलाया है इंटरव्यू के लिए, सो रियली बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। आपको इसी बहाने हमारी ये मुलाकात हुई आज। बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, आपकी चाय भी मस्त है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मुझे थोड़ा पहले से बात करना है कि आप और निदा फाजली साहब कब मिले, कैसे मिले और आपकी कहानी कैसे शुरू हुई? वो तो बहुत लंबी कहानी है। टाइम है हमारे पास। एक्चुअली मैं फिल्मों में काम करना मैंने शुरू किया था और वैसे ड्रामा में भी करती थी मैं, स्टेज पे, गुजराती हिंदी ड्रामाओं में। तो वहाँ से फिर मैंने फिल्मों में मुझे ऑफर आने लगे, तो मैंने एक फिल्म डेब्यू करने के लिए मैं साइन करने वाली थी। प्रोड्यूसर के ऑफिस में मुझे बुलाया था प्रोड्यूसर ने एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो वहाँ पे निदा साहब बैठे हुए थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको वहाँ पे देखा। फिर वो इंट्रोडक्शन हुआ कि ये राइटर हैं, फिल्म ये लिखने वाले हैं, गाने लिखेंगे, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब यही लिखने वाले हैं। और फिल्म का नाम था गुलमोहर। तो इसी हिसाब से सिर्फ वो हेलो हेलो हुआ, नमस्ते नमस्ते, बस। उसके बाद फिर वो फिल्म में ये जो शान है ना, हाँ सिंगर, हाँ हाँ। उसके फादर थे मानस मुखर्जी, बहुत अच्छे कंपोजर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो उनका म्यूजिक था उसमें, और निदा साहब के वो दोस्त भी थे, मानस मुखर्जी। वो दोनों बोले कि उनको पता चला कि मैं भी गाती हूँ, जानती हूँ म्यूजिक और सब, तो बोले कि फिर आपके घर पे ही सिटिंग करते हैं गाने की। तो हमारे घर पे हम लोग पूनम अपार्टमेंट है ना वर्ली पे, हाइट पे थोड़ा सा, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ आते थे वो लोग पूनम में। तो सिटिंग रोज म्यूजिक की होती थी, तो निदा साहब भी आते थे, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर सब, गाने वाने होते थे और बैठते थे। तो इस तरह से फिर थोड़े दिन मुलाकात चली, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करते थे, बहुत इंट्रोवर्ट थे, तो बैठे रहते थे चुपचाप बस। और ज़्यादा फैमिली वातावरण में थोड़ा सा और भी रिजर्व हो जाते थे वो। तो इस तरह से देखा, मिले, लेकिन कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत गहरे दोस्त हो गए या कुछ आगे बड़ी बात, कुछ नहीं। जानते थे दोनों एक दूसरे को। उसके बाद फिर बहुत लंबी गैप पड़ गई, वो फिल्म बंद हो गई, तो काम आगे कुछ हुआ ही नहीं, तो हमारी मुलाकात भी बंद हो गई। धीरे धीरे फिर वो, हम पूनम में रहते थे, तो हमारे ऊपर 6th फ्लोर पे, हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, 6th फ्लोर पे कोई लड़की को वो ट्यूशन देने आते थे मेरा साथ। तो आते थे और चले जाते थे, हम देखते थे उनको कि ये राइटर जा रहे हैं, राइटर आ रहे हैं, हम लोग उनको देखते रहते थे। लेकिन हमारी कोई मुलाकात उनसे बाद में हुई नहीं ज़्यादा। फिर हम लोग ने वहाँ से घर शिफ्ट कर लिया और बांद्रा में हम लोग कार्टर रोड पे आ गए रहने के लिए। बड़ा फ्लैट लिया हमने, वहाँ पे 1 BHK था, हमने यहाँ 2-3 BHK का बड़ा फ्लैट लिया। तो काफ़ी फिल्मों में भी मुझे
काम मिल गया तो मैं काफ़ी फिल्में करने लग गई, ड्रामा भी करती थी साथ में, और काफ़ी प्रोग्रेस हो गया हम लोग का। ये कुछ 7-8 साल का गैप पड़ गया, इतना इतना टाइम शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन काफ़ी लंबा अरसा एक गुजर गया। तो वहाँ पे फिर फिल्मों में काम करते करते मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया। ओह, तो मुझे मना किया उन्होंने, डॉक्टरों ने, कि आप उछल कूद और फाइट वाइट फिल्मों में बहुत करना पड़ता था। गुजराती फिल्में में बहुत करती हाँ, थी, बेसिकली हमें गुजराती नो, या, तो हमने गुजराती फिल्में बहुत की थी। तो वहाँ पे बहुत लेडीज को फाइट करना, पब्लिक बहुत तालियां बजाती है, तो बोले अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, डांस भी नहीं होगा, गाने वो भी सब करना पड़ता है। तो बोले 2-3 साल आपको बैठना पड़ेगा, ओह, जब तक ठीक नहीं हो जाता। पेट भी बहुत मार लगा था। बोले जब तक ठीक नहीं हो जाता आप मत काम करो। तो मैं घर में बैठ गई, लेकिन मेरा फिर रियाज तो मेरा चालू था, मैंने विशारद किया है संगीत में। तो क्लासिकल वाले मेरे टीचर आते थे और हम लोग रियाज करते थे सुबह में। फिर पता चला कि अभी तबीयत ठीक हो गई है, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो काम नहीं हो सकता था फिल्मों वाला। तो क्या करें, फिर बैठे बैठे तो सोचा चलो अभी कुछ गाने का ही करते हैं। इतने में गाने का मुझे फिर ऑफर मिलने लगा। तो मैंने फिर वो गज़लों का भी दौर आया था, तो काफ़ी गज़लें चल रही थी, पंकज उधास की, अनूप जलोटा की, सबकी, उन दिनों की ये बात है। तो मैंने भी फिर उसमें सोचा इसमें कोशिश करते हैं। तो सब मेहदी हसन और गुलाम अली और पंकज उधास सबकी सीडी ला ला के हाँ, वो याद करते थे गज़लें और फिर परफॉर्म करते थे। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा चलने लगा फिर काम गानों का। तो एक अच्छा फील्ड मेरे हाथ में आ गया, तो मुझे फिर फिल्मों की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उसमें ही बिजी हो गई। आपके कोई गुरु थे? हाँ, आपके कोई गुरु था? गुरु थे ना, 2 गुरु थे मेरे। एक वो जो घर पे आते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो रामचंद्र आरस करके महाराष्ट्रन थे, देवदर स्कूल है ना वो, हाँ, हाँ, उधर ओपेरा हाउस में, वहाँ से वो आते थे। और देवदर स्कूल के थ्रू ही मैंने एग्जाम्स दिए। अच्छा, ठीक, फिर बाल गांधर्व जो है पूना में, हाँ, यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने लास्ट विशारद का वहाँ से किया था। और बाद में मैंने सुशीला ताई पोहनकर जो है ना, पोहनकर का नाम सुना आपने? अजय पोहनकर क्लासिकल के बहुत बड़े सिंगर हैं, और उनकी मदर भी बहुत बड़ी सिंगर थी। तो उनके यहाँ मैं घर पे क्लासिकल के दादरा ठुमरी वो सब एक्स्ट्रा सीखने के लिए उनके पास, तो वो भी मेरी गुरु हैं। तो इस तरह से 2 गुरु हैं मेरे। तो संगीत में इस तरह से चला सब। तो बाद में मुझे ऑफर आने लगे कि वो कैसेट बनते थे ना उन दिनों, सीडी तो नहीं बनती थी, तो कैसेट बनाने के कंपनियों के मुझे ऑफर आने लगे कि आपकी कैसेट बनाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ उसमें ABCD मालूम नहीं थी कि गज़ल रिकॉर्ड कैसे होती है और गज़ल को सिलेक्ट कैसे करते हैं, न मैं किसी शायर को जानती थी। मैं तो LP और CD और यही सुन सुन के गज़लें तैयार करती थी। तो फिर प्रॉब्लम हो गया कि ये कैसे होगा, अभी ये तो फंस गए, तो ऑफर तो इतने आ रहे हैं और हमारे पास तो कोई शायर ही नहीं है। तो फिर अचानक क्या हुआ कि नीदा साहब ने, जहाँ पे काटर रोड में हमारा घर था, उधर 10 मिनट के फासले पे उन्होंने फ्लैट लिया, नया बिल्डिंग बन रहा था उसमें। तो उनको मालूम नहीं था कि मैं इतना नज़दीक रहती हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया बीच में, कॉर्नर के ऊपर वहाँ पे, तो बैंक ऑफ इंडिया में उनका भी अकाउंट था, हमारा भी सबका अकाउंट था। तो मेरी छोटी बहन वहाँ पे मिली उनको बैंक में। तो बातचीत हुई, तो मेरी बहन ने बताया कि हम लोग तो यहीं आ गए हैं रहने के लिए। तो बोले कि अच्छा मेरा सबको नमस्ते बोलना, मैं आता हूँ। एड्रेस लिया, फ़ोन नंबर लिया, और दूसरे दिन मॉर्निंग में वो आ गए चाय पीने के लिए, मिलने के लिए सबको। तो फिर वो मुलाकात हो गई फिर से उनकी। तभी पता चला, फिर मैंने कहा कि मुझे, बोले आप क्या कर रही हो आजकल? मैंने कहा मैं गाने गा रही हूँ, गज़लें गा रही हो। तो बोले तो बहुत अच्छी बात है, तो कौन सी गज़ल है, क्या है, कैसे? मैंने उनको बताया कि एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे ये सब ऑफर आ रहे हैं कंपनियों के, लेकिन मुझे इसमें से कुछ मालूम नहीं है। तो आप
आपको कुछ अगर आइडिया हो तो बोले बताओ कौन सी गजल है क्या। मैंने कहा वो एक दुनिया जिसे कहते जादू का खिलौना है गजल जो है ना, वो बहुत फेमस हो रही है। हाँ तो मुझे उसका जो शायर है ना, उसको अगर आप जानते हो तो मिला दीजिए। तो बोले, हंसने लगे। वो बोले वो तो मैंने ही लिखा हुआ। मैंने कहा अरे बाप रे, पता ही नहीं चला। तो बोले कि ऐसी गजल चाहिए तुम्हें। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि ठीक है, मेरा एड्रेस ले लो और कल सुबह में मेरे घर पे आ जाना। तो हम लोग बैठेंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, और गजलें भी दूंगा, मेरी भी दूंगा, और भी शायरों की गजलें दूंगा, बात करा दूंगा। तो वहाँ से वो हमारा, फिर मैं घर पे जाने लगी तो वहाँ से वो सिलसिला फिर नया मुलाकात का शुरू हुआ। फिर वो लंबा चला, फिर वो अब तक यहाँ तक चालू ही रहा। हाँ। और आपके परिवार में कोई किसी को ऐतराज नहीं था? नहीं, वो मेरे घर पे बहुत आते थे रेगुलर, फिर घर उनका नजदीक था। हाँ। और उनकी भी फैमिली कोई थी नहीं, वो अकेले ही थे। तो उनको जो थोड़ा फैमिली एटमोसफियर का बहुत अच्छा लगता था, फैमिली में बैठना बातें करना। हमारी पूरी फैमिली थी, हम लोग 5 बहनें थी, एक भाई था, मदर फादर सब मिला के हम लोग 7-8 लोग थे। वो आते थे तो सबसे बहुत अच्छे से मिलते थे, बातें करते थे, खाना पीना बातें करना ये सब चलता था। तो वो हमेशा आते ही रहते। तो हमारे घर वाले उनको बहुत पसंद करते थे, नेचर उनका बहुत अच्छा था। जब वो मेल जोल बढ़ा देते थे तो फिर बहुत अच्छे से हाँ। मिलते थे और हाँ। रहते थे। नेचर ऐसा था हाँ। उनका। उनके नेचर, सॉरी, उस हिसाब से फिर वो परमिशन उन्होंने दी थी अपने वालों ने। आपके पेरेंट्स ने भी हाँ कर। हाँ। उनके नेचर के बारे में पूछना था मुझे कि जब वो राजकमल फेस्टिवल में आई थी मैं, तो उन्होंने कहा था, स्टेज आपके साथ थे, उनका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, वो जो सर थे आपके साथ स्टेज में, उन्होंने कहा कि निदा साहब का नेचर बहुत ही सॉफ्ट, बहुत हरी ही, मृदुल। हाँ, हरी मृदुल साहब। हाँ। तो उनका नेचर कैसा था निदा साहब की? निदा साहब का नेचर बहुत अच्छा था। प्राउड ही नहीं थे। हाँ, हाँ, इतने एकदम मशहूर थे वो। मशहूर थे लेकिन बिल्कुल प्राउड ही नहीं थे। हाँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। हाँ। किसी कहीं भी बैठा दो उनको, कहीं भी कोई भी छोटे से छोटा आदमी भी आके उनके पास ऐसे बैठ जाता था, उनके पैर के पास। और सबसे वो इतना अच्छे मिलते जुलते थे, और इतना किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो वो हमेशा तैयार रहते। इतने लोगों को उन्होंने हेल्प की है, आगे बढ़ने में हेल्प की है। नए नए शायर उनके पास आते थे तो उनको प्रमोट करते थे मुशायरों में कि मेरी तरफ से इसको ले लो, पैसा मैं दे दूंगा। बहुत अच्छा। ऐसा करके फिर कुछ न कुछ दिला देते थे मुशायरे में। और कुछ 1-2 कविता ही पढ़ देगा, आ जाएगा, चल लेके चलता हूँ। ऐसे बहुत लड़कों को उन्होंने ले जाके इंट्रोड्यूस किया है, और आज वो लोग बड़े बड़े शायर बन गए हैं, फेमस नाम हो गया है। अभी नाम नहीं दूंगी मैं, लेकिन बहुत बहुत से हैं जो अभी एकदम दुबई में और इधर उधर मुशायरे पढ़ते हैं। और एक फ्लैट था हमारा, अभी भी है, मीरा रोड में। तो वहाँ पे जो स्ट्रगल करने आते थे ना, उनको बोलते थे कि वहाँ जाके रहो। अरे वाह। हाँ, तो फ्लैट खुला ही रखा था सबके लिए। वहाँ पे 3-3, 4-4 लोग जाके रहते थे। फिर वहाँ पे वो खाना पीना, पैसे भी चाहिए तो दे देते थे। ऐसे कौन करता है आजकल? बहुत। और इतना फेमस हो गया था कि सब स्ट्रगलर का फ्लैट है निदा साहब का, ऐसा है सब। आप उनके इधर उधर सब बोलते थे। हाँ। तो किसी को भी स्ट्रगल करने आना हो तो कांटेक्ट करते थे, निदा साहब से मिलो, वो उधर बंदोबस्त कर देते, रहने का, खाने पीने का, सब किचन भी चालू था वहाँ पे। हाँ। और वो लोग सब अपना खाना पीना करते थे और रहते थे, और वहाँ से स्ट्रगल करते थे। बहुत अच्छा नेचर था उनका, हेल्प करते थे सबको। और उनकी शायरी में भी ये सॉफ्ट स्पोकन नेचर बहुत आता है। उनके शायरी में मैंने देखा है कि कई थीम्स जो बार बार आती है वो है बचपना, घर, माँ, वो सारे रिलेशनशिप्स। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी आसान नहीं था ना, वो अकेले थे बेसिकली 65 से ना इंडिया में। हाँ, तो उसके बारे में जरा बताइए प्लीज। उनकी फैमिली तो बहुत बड़ी फैमिली थी उनकी, 7-8 भाई बहन थे, माँ बाप थे। लेकिन वो लोग माइग्रेट कर गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, वो तो मालूम होगा ना।
तो उसकी वजह से वो एक सैडनेस, उनके दुख आ गया था उनके दिमाग में, और वो कभी उसको भुला नहीं पाए। और उनकी शायरी में वही सब झलकता है, घर, फैमिली, माँ बाप, भाई बहन। दोहे भी लिखे हैं तो बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर। तो वो सब इफेक्ट उनका उनकी पूरी लाइफ में वो झलक रही हमेशा के लिए। तो धीरे धीरे फिर कम हुआ, जब भी हम लोग आ गए, मैं और बेटी आ गई, हमारा घर बस गया, हम लोग फिर घर में साथ में एक फैमिली बन गई। तो फिर धीरे धीरे वो फिर उस माहौल से निकल गए थे, और फिर काफी फिर खुश रहते थे लास्ट में। उनका उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि अकेले इंडिया में रहने का है? वो इंडिया को ज्यादा लव करते थे, और पाकिस्तान जाना वो टिपिकल, वो जो एक होता ना मुस्लिमों का कि हमारा गांव, हमारा देश, हम मुस्लिम है तो हमको वहीं जाकर रहना चाहिए, हिंदू है तो बोलते हम हिंदू हैं, हमको तो हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। ऐसा उनका वो नहीं था, वो उनको पसंद नहीं था कि हम मुस्लिम है तो हम पाकिस्तान क्यों जाके रहें, हम जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे ना, हम क्यों वहाँ चले जाएंगे। हमारा भी ये गांव तो हमारा ही है, देश हमारा है, दूसरा देश बना रहे तो उसमें हम क्यों जाए। वो उनको पसंद नहीं था, उसकी वजह से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत बर्दाश्त भी किया लाइफ में, लेकिन निकले वो उसमें से खुद ही बाहर निकले अपनी मेहनत से। बॉम्बे वो कब आए थे और उनका रिलेशनशिप इस शहर के साथ कैसा था? शहर के साथ तो बहुत बरसों से थी ना, वो बहुत अच्छा रिलेशन था। और थोड़ा थोड़ा रहे थे वो ग्वालियर में, जब भी फैमिली उनकी चली गई थी 64 के 65 में, जब वो एक लड़ाई कुछ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुई थी, वो टाइम पे वो लोग गए थे। तो ग्वालियर में थोड़ा रहे थे, दिल्ली में थोड़ा रहे थे, और उसके बाद मेजोरिटी बम्बई में ही रहे। बम्बई से बहुत उनको लगाव था। पसंद आया उनको बॉम्बे शहर? हाँ, पसंद आया, बॉम्बे में उनको जम गया। उनका रोजी रोटी सब बम्बई से चालू हो गई, बाकी जगह जहाँ जहाँ वो घूमते रहे कुछ जमता नहीं था उनका, बहुत परेशान रहे वो। दिल्ली में भी बहुत परेशान रहे, पैसों का तकलीफ। ग्वालियर में भी घर उनका था, वो घर उसकी फैमिली ने किसी और को दे दिया कि अभी आप लोग रहो, वो घर भी उन्होंने छोड़ दिया। अचानक से रास्ते पे आ गए वो एक रात में, अकेले आ गए। हाँ। तो उनका शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में कैसा हुआ? क्योंकि बहुत मुश्किल है, आई एम श्योर उस टाइम में भी बहुत मुश्किल होगा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना। तो उनका शुरुआत कैसा हुआ? ऐसे ही स्ट्रगल करते करते, तो प्रोड्यूसरों के पास धक्के खा के, किसी के इन्फ्लुएंस लेके, इस तरह से। और उनकी कुछ किताबें आई थी एकदम शुरुआत में, मोर नाच नाम की एक बुक आई थी। तो और एक दूसरी एक बुक मुलाकातें आई थी। हाँ, बोला। तो उसकी वजह से बम्बई में जो दो बुक उनकी रिलीज हुई ना, तो उसकी वजह से बहुत चहल पहल हो गई और उनका नाम हो गया। और ये कोई नया एक लड़का आया है जो बहुत गजब का राइटर है, ये सबको पता चल गया। और उसमें से लेने भी लगे लोग गाने उनके। तो इस तरह से उनकी धीरे धीरे एंट्री हुई। फिर वो ये कमाल साहब ने बुलाया उनको, हाँ तो मालूम है ना, तो कमाल साहब की बातचीत हुई। फिर वहाँ से उनको कमाल साहब ने रेडियो स्टेशन से ढूंढा था, मालूम है ना? नहीं, उनका कोई घर नहीं था। अच्छा। पहले हाँ। और घर था शायद, लेकिन फोन नंबर या कुछ नहीं था उनके पास। स्ट्रगल ही उनकी चालू थी वो टाइम पे। मोस्टली मेरे ख्याल से पेइंग गेस्ट में ही रहते थे वो ऑलमोस्ट। तो वो टाइम पे वो रेडियो स्टेशन में उनके दोस्त थे 2-3 राइटर, तो उनको मिलने वो रोज जाते थे, ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे। तो वहाँ पे जब भी वो मिलते थे उन लोगों को, तो फिर धीरे धीरे सबको पता चला कि ये निदा साहब जो है वो रेडियो स्टेशन पे रोज चक्कर मारते हैं। तो कमाल साहब को वो जानिसार अख्तर या कोई जो राइटर थे, वो उनकी डेथ हो गई थी। बीमार थे वो लास्ट में एक्चुअली पहले।
तो उन्होंने कहा कि अभी मैं गाने नहीं लिख पाऊंगा, बाकी 2 गाने रह गए थे रज़िया सुल्तान के, तो ये किसी और से आप लिखवा लो। वो कमाल साहब सबको ढूंढ रहे थे कि कौन राइटर मिलेगा जो इस टाइप का लिख के देगा करके। तो बम्बई में कोई उनको जम नहीं रहा था राइटर, तो किसी ने फिर निदा साहब का नाम सजेस्ट किया कि ये जो ग्वालियर से ये लड़का जो नया आया है वो कुछ अच्छा लिख सकता है, उसकी बुकें भी अच्छी आई हैं करके। तो उन्होंने कहा कि कहाँ ढूंढूं, उसका कुछ कांटेक्ट दो। तो बोले कि कांटेक्ट तो उसका कुछ नहीं है, नंबर भी नहीं है, उसके पास फ़ोन भी नहीं है, लेकिन रेडियो स्टेशन पे वो डेली जाता है, तो आप जाके रेडियो स्टेशन पे मैसेज दें। तो फिर उन्होंने कमाल साहब ने आदमी को भेजा रेडियो स्टेशन पे कि निदा साहब को बोलो कि कमाल साहब ढूंढ रहे हैं, और फ़ोन नंबर वगैरह कमाल साहब का वहाँ पे दिया कि इमीडिएट कांटेक्ट करो, ऐसा मैसेज दिया। फिर वो निदा साहब कमाल स्टूडियो गए कमाल साहब को मिलने, और वहाँ से फिर वो उनका बेसिकली काम जो है ना शुरू बाद में हुआ। तो गाने लिखे, फिर डेली जाते थे सुल्तान चली तब तक वो चले गए थे। बहुत अच्छी कहानी है। तो उनको फिल्म इंडस्ट्री अच्छा लगा कि उनको लाइव मुशायरे कवि सम्मेलन अच्छा लगा? कवि सम्मेलन लाइव मुशायरे ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि फिल्मों में उनको जो है ना उनके टाइप के म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कम थे। उनके टाइप मतलब वो जिस टाइप का गाना लिखते थे उस लेवल का, वो लेवल का कोई ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर थे नहीं। एक खयाम साहब थे, बाकी वो जो रजिया सुल्तान में जो उन्होंने गाने लिखे वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। गुलाम मोहम्मद थे, लेकिन गुलाम मोहम्मद भी डेथ हो गई थी, तो नौशाद ने लास्ट के गाने किए। तो उसके बाद जितने भी गाने उनके जो हिट हुए हैं, वो कोई बाद में कोई म्यूजिक डायरेक्टर को किसी को देखा नहीं मैंने कि वो कभी जाते नहीं थे किसी के पास, काम मांगने नहीं जाते। कोई म्यूजिक डायरेक्टर के पास वो गए नहीं है। जिनको उनकी जरूरत पड़ती थी वो घर पे आते थे, और फिर घर पे आके उनके साथ डिस्कस करते थे, सिटिंग करते थे, जो भी करना हो करते थे। तो रिकॉर्डिंग करते थे तो वो जाते थे। अच्छा, तो उनके पीछे नहीं पड़ते थे? उनको वो कोई अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते थे, कोई पार्टी में नहीं जाते थे, किसी की फिल्म वालों की शादी में नहीं जाते थे, बहुत दूर रहते थे इन सब चीजों से। बिल्कुल मतलब जैसे उनको कुछ लेना देना ही नहीं था वो लाइन से, ऐसे रहते थे। आजकल तो ये सब करना पड़ता है ना। सब लोग अंबानी के शादी में जाते हैं। शुरू से ही करता है, शुरू से ही पार्टियां चलती रहती है, एक दूसरे को मिलना, फोन करना, बिना मतलब के जाके दारू पीना बैठ के साथ में, वो सब पहले से ही चालू है वो। लेकिन वो उनको पसंद नहीं था, वो कभी नहीं किया। उससे ज्यादा वो मुशायरों में जाना पसंद इसलिए करते थे कि वहाँ वो अपने हिसाब से रहते थे। आप भी जाते थे मुशायरे में? बहुत बार गई हूँ मैं। कहाँ पे होता था? बॉम्बे में? बॉम्बे में नहीं होता। बॉम्बे के बाद बॉम्बे में कभी मुशायरे नहीं हुए। कहाँ होता था? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में गए हैं वो। मैं सब जगह नहीं गई हूँ, लेकिन कुछ में गई हूँ मैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में तो गए ही है वो, एक भी जगह बाकी नहीं है जहाँ उनका मुशायरा नहीं हुआ। और बाहर आउट ऑफ इंडिया में उनके 4 पासपोर्ट भर गए। कोई भी जगह बाकी नहीं है जहाँ का वीजा नहीं लगा हो। हाँ, उनके बॉम्बे के एक दो गजल है व्हिच आई लाइक अ लॉट। एक उन्होंने लिखा था कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। मतलब इतना खूब गजल है ये। और उन्होंने मजहब, रिलीजन के बारे में काफी न्यूट्रली लिखा है, सारे रिलीजन्स के बारे में। तो उनको कभी डर नहीं था क्या कि कोई कुछ कहेगा? वो कभी डरते नहीं थे किसी से। उनको जो बोलना है वो स्टेज के ऊपर भी बोल देते थे, हजारों लोगों के सामने, चाहे गवर्नमेंट के सामने भी बोल देते थे, रिलीजन के बारे में भी बोल देते थे। मैं तो डरती हूँ। और क्या उनको प्रोग्रेसिव्स, उनके साथ प्रोग्रेसिव्स का रिलेशनशिप था क्या? कैफी आजमी, साहिर लुधियानी, सबके साथ था रिलेशन।
कि क्योंकि वो लोग थोड़े से पहले थे उनसे, हम्म। थोड़े बुजुर्ग थे। हाँ, एक और ये पूछना था मुझे कि अम, आपने लास्ट टाइम कहा था, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है कि मीरा रोड के नया नगर में काफी सारे शायर लोग रहते थे और एक दूसरे से मिलते थे कैफे में। तो क्या ये सच है कि निदा साहब भी वहां पे जाते थे, लोगों से मिलते थे और वहां के लोग भी राइटर्स थे कि शायर थे? ऐसा नहीं था, लेकिन एक शायर थे, शौकिया शौकिया शायर समझती हो ना, वो एस्टेट एजेंट थे वहाँ पे। और सब वहाँ की एजेंसियों के साथ, वो बिल्डरों के साथ कनेक्ट रहते थे। तो उनका ऑफिस था एस्टेट एजेंसी का, और वो ऑफिस में वो सबको इनवाइट करते थे। अच्छा। तो सारे राइटर शायर जो भी होते थे सब वहाँ उनको मिलने जाते थे। तो निदा साहब, जब मीरा रोड में हमारा घर था ना, तो हर हफ्ते में सैटरडे संडे को जब भी टाइम मिलता था तो हम लोग 2 दिन वहाँ पे जाते थे फ्लैट में। ओके। तो जब वहाँ जाते थे तो फिर वो शाम को निदा साहब वहाँ जाके बैठते थे। मिर्जा मिर्जा करके जो थे ना वो शायर, उनके पास वो भी लिखते थे। तो एक वहाँ पे पूरा वो महफिल ही जम जाती थी उसके ऑफिस में, ऐसा था। बहुत अच्छा। एज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, उनके लाइफ के एंड में वो कैसे लिख रहे थे? क्या कौन से थीम्स, कौन से टॉपिक के बारे में लिख रहे थे? टॉपिक तो उनका जो चालू था वही चालू था, सेम उसमें ओनली? चेंज नहीं। हाँ। अच्छा। और उनका फेवरेट फॉर्म क्या होता था? गजल की, नज़म की, शायरी? सब वो चेंज में? करते रहते थे। अच्छा। कभी जो भी मूड आता था वो कुछ भी उठा के लिख देते थे, गजल हो या नज़म हो। क्या उनको लगता था कि एक राइटर होने के नाते उनका एक जिम्मेदारी था, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि लोगों को मैसेज देना चाहिए? हाँ, वो तो था उनको, इसके हिसाब से ही तो लिखते थे वो, कि लोगों के पास अच्छी बात जाए, समझ में आए लोगों को कि क्या जिंदगी क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इंसानियत को पहले आगे करते थे, धर्म को पीछे रखो, इंसानियत को आगे रखो। थॉट उस टाइप के थे उनके। वन ऑफ हिज फेमस सॉन्ग्स, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, वो गाना जगजीत सिंह जी ने गाया था। और मैंने पढ़ा है कि जगजीत सिंह जी और निदा साहब का फ्रेंडशिप बहुत गहरा था। तो क्या था इनका रिलेशनशिप? रिलेशन यही था, कंपोजर और सिंगर। बहुत सारा काम किया था ना एक साथ। वो दोस्ती थी, एक प्रकार से अच्छी दोस्ती थी। तो शायर तो ये थे, कंपोजर वो थे, सिंगर भी थे, लेकिन एक रिश्ता, करीबी रिश्ता दिल का दोनों का ज्यादा था। हालांकि बहुत शायरों ने लिखा है जगजीत जी के साथ, लेकिन इस तरह से किसी का उनको लगाव नहीं था किसी के साथ जितना निदा साहब के साथ। जब भी मूड ठीक नहीं हो तो घर पे आ जाते थे जगजीत जी। और जितने कंपोजिशन उनके हिट हैं अभी, वो सब उन्होंने हमारे घर पे बैठ के मेरे हारमोनियम पे बजाए। चित्रा सिंह भी आती थी? वो कभी नहीं आती थी, उसको पसंद नहीं था। उसका नेचर बहुत ही मालूम है ना, डिफरेंट टाइप का नेचर है उसका। आप भी एक लेखक हो, आप भी लिखते हैं, तो आपके राइटिंग के बारे में कुछ बताइए। मेरा क्या बताऊं राइटिंग के बारे में? आप क्या लिखते हो, कब से लिख रहे हो? ज्यादा तो मैं इतना नहीं लिखी हूँ, मेरा गाने का ज्यादा काम हुआ है, चला है, और उस पर ही मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। और अभी इतने बड़े राइटर के साथ में थी तो एक साये की तरह मैं रही हूँ उनके साथ 30-35 साल तक। तो एज ए राइटर तो मैं इतना, मैंने कभी खुद को भी महसूस नहीं किया। शौक या थोड़ा बहुत लिख लिया, कभी उनके साथ मुशायरे में जाना हो तो थोड़ा उनका गाइडेंस लेके कुछ लिख के पढ़ दिया स्टेज पे जाके। इस तरह शौकिया ही है मेरा, प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ मैं। आपका फेवरेट गजल कौन सा है निदा साहब की? फेवरेट गजल गजल या फेवरेट शायरी जो भी?
जो उन्होंने लिखा था? एक गजल है, एक किस्सा भी है। वो एक प्रपोज किया था उन्होंने मुझे शादी के लिए, तो वो गजल थी। तो ऐसे फ्रेंकली सीधा बोल के उन्होंने कभी नहीं बोला मुझे कि मैं तुमसे शादी करूंगा या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या ऐसा कुछ डायलॉग बाजी कुछ किए नहीं उन्होंने कभी भी। लेकिन हम लोग ड्राइव पे जाते थे कार लेके, उधर कार्टर रोड पे घूमने सब जाते हैं वैसे, तो हम लोग जाते थे। तो वहाँ से एक बार लौटते वक्त उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, उतरे मैं कार से, तो मुझे ड्रॉप करके जा रहे थे, तो उन्होंने लिख के दिया मुझे कि ये इसको घर पे जाके पढ़ना। फिर मैंने पढ़ा घर पे जाके, तो पता चला पूरी गज़ल है उसमें। गज़ल पूरी प्रपोजल है कि शादी के लिए प्रपोज किया। तो वो थोड़ा सा सुना देती हूँ मैं। तो वो प्रपोजल का लेटर उन्होंने दिया मेरे हाथ में, तो मैंने वो घर पे जाके पढ़ा। तो इस तरह का था वो। बाद में मैंने उसको कंपोज किया और फिर गाया भी। मुमकिन है, मुमकिन है सफर हो आसान। आएगा इतनी दूर से, आएगा ना? माइक है ना आपके पास? अच्छा, सब आएगा। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे। कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखे। क्या बात मुमकिन है। आँखों में कोई चेहरा हो, हर गाम पे एक पहरा हो। आँखों में कोई चेहरा हो, हर गाम पे एक पहरा हो। हर गाम पे एक पहरा हो। जंगल से चले बस्ती में, जंगल से चले बस्ती में, दुनिया को संभल कर देखे। जंगल से सूरज की तपिश भी देखी, शोलों की कशिश भी देखी। सूरज की कशिश भी देखी, सूरज की तपिश भी देखी। सूरज की तपिश भी देखी। अब के जो घटाए छाए, अब के जो घटाए छाए, बरसात में जल कर देखिए। क्या बात है। मुमकिन है। दो शेर और है कि दो चार कदम हर रास्ता पहले की तरह लगता है। दो चार कदम हर रास्ता पहले की तरह लगता है, शायद कोई मंजर बदले, कुछ दूर तो चल कर देखें। फिर आखिर में कि अब वक्त बचा है कितना जो और लड़े दुनिया से। अब वक्त बचा है कितना जो और लड़े दुनिया से, दुनिया की नसीहत पर भी कुछ रोज अमल कर देखें। है ना प्रपोजल? बहुत खूब। तो आपने इमीडिएटली हाँ बोल दिया।
ये सुन के। मेरी तो हाँ ही थी, लेकिन मैं भी वो खुल के, हम लोग की आदत नहीं थी एकदम कुछ जैसे आम जो लवर होते हैं एक दूसरे को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मैं भी नहीं, आदत नहीं थी मेरी भी ज्यादा कुछ बोलने की। इशारों में समझ जाते थे वो भी और मैं भी। हाँ मोस्टली अंडरस्टैंडिंग से ही हम लोग का व्यवहार चलता था। कोई बात मुझे उनको बोलनी नहीं पड़ती थी कि ये या वो या ऐसे है वैसे। जैसे हम लेडीज जेंट्स में जो हस्बैंड वाइफ में जो होता रहता है ना कि कुछ न कुछ एक दूसरे की कंप्लेन होती है, ये हाँ होता है वो होता हाँ। है, ऐसा कुछ नहीं था हम लोगों के बीच में। हमारा रिलेशन ही अजीब टाइप का था, न मैं कुछ बोलती थी न वो कुछ बोलते थे। लेकिन एक दूसरे को समझते थे आप। बहुत समझते थे, कभी डिमांड नहीं की उन्होंने मेरी तरफ से, कोई डिमांड नहीं की हाँ कि ये क्यों नहीं करती है, वो क्यों नहीं हाँ करती, और ये क्या पड़ा है, वो क्या पड़ा है घर में, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों खाना बना है, ये अच्छा क्यों नहीं बना है, वैसा क्यों बना है, कुछ नहीं बोलते थे वो। कुछ भी खाना बनाओ चुपचाप खा लेते थे। बहुत सादा खाना खाते थे, दाल सब्जी रोटी, और रात को सिर्फ खिचड़ी खाते थे परमानेंट। चाहे कुछ भी हो, कितनी कभी भी आएंगे, कितने बजे भी आएंगे, लेकिन खिचड़ी खाएंगे बस। तो ऐसी कोई डिमांड ही नहीं थी, ऐसा कोई शौक नहीं था। जैसे जो होता है कि खाना क्यों नहीं बनाती टाइम पे, बाहर क्यों चली जाती है, रात को देर से क्यों आती है। मैं भी आती थी प्रोग्राम से, अपने प्रोग्राम तो मैं अपने हिसाब से करती थी। उनको कभी उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था, न मैंने कभी उनको बताया मैं आज मैं फलाना प्रोग्राम में जा रही हूँ और क्यों कर रही हूँ और किसके साथ कर रही हूँ, कौन साथ में जाएगा, कौन छोड़ने आएगा, कुछ नहीं। वो अपना करते थे, मैं अपना करती थी। भरोसा था आप दूसरे। बहुत भरोसा था। आजकल भी बहुत मुश्किल है ऐसा ढूंढना। हाँ और उस टाइम में तो मर्द मर्द लोग तो इतने कंट्रोलिंग भी होते थे हाँ औरत के ऊपर, हाँ, लेकिन आपको फुल फ्रीडम था। वो बहुत फ्रीडम। मैंने ये बच्ची भी आ गई थी, उसके बाद भी मैंने ड्रामा किया। तो रिहर्सल के लिए डेली जाती थी मैं, घर में नौकरानी वो नैनी रखी थी इसके लिए। तो दिन भर नैनी देखती थी, मैं दिन भर बाहर घूमती रहती थी काम के लिए। मैंने जब तक वो थे मैंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया कि तुम कौन से काम में कर रही हो, कौन सा नहीं कर रही हो। इवन कनाडा उन्होंने खुद भेजा था मुझे। अरे वाह। कनाडा प्रोग्राम करने हम लोग तकरीबन 4 महीना रहे थे प्रोग्राम के लिए। वो चंदन दास का प्रोग्राम था। तो चंदन दास और उसकी वाइफ और ये लोग आए थे मेरे घर पे, तो बोले कि हम लोग जा रहे हैं। तो फिर वो उन्होंने कहा कि कोई लेडी सिंगर भी साथ में अगर हो जाए तो अच्छा है। उसके स्पॉन्सर ने कहा कि किसी लेडीज को भी ले लेते हैं। तो चंदन दास ने कहा मालती जी को ले लेते हैं। फिर नीरा साहब से पूछा, घर में आके बात की, तो नीरा साहब ने बोला लेके जाओ। तो लेके गए वो मुझे। तो कम से कम 4 महीने हम लोग, चंदन दास और मैं दोनों उधर प्रोग्राम कर रहे थे। बड़ा एकदम फ्री माइंड था उनका, इतना सा भी डाउट नहीं था या इतना सा। फिर दूसरी बार हम लोग गए थे ईस्ट अफ्रीका, हाँ केन्या। हाँ तो वहाँ पे भी उन्होंने ही बात की थी, मतलब स्पॉन्सर मेरा था। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे ऑफर आया है ईस्ट अफ्रीका प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, उनको लेके जाओ साथ में। ये रीना रॉय हीरोइन है ना, उसके मामू थे, सगे मामू। तो वो पाकिस्तान से आए थे। तो बहुत अच्छा गाते थे गजलें, मेहंदी हसन की और गुलाम अली टाइप की, सब बहुत अच्छा गाते थे। तो बोले इनको भी साथ में लेके जाओ। तो मैंने स्पॉन्सर से बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उनको भी लेके आओ। तो मैं और उनके साथ ग्रुप बना के हम लोग गए। वो भी निदा साहब के सामने ही, वो निदा साहब ने फिक्स किया था कि इनको इनके साथ जाओ, बहुत अच्छा। मामू के साथ। तो वहां से भी हम लोग 3-4 महीने के बाद आए थे। एक बार गए तो प्रोग्राम लंबे लंबे बढ़ते गए, तो फिर रुकते गए हम लोग। तो कुछ नहीं ऐसा, उनको डाउट जैसा कुछ था ही नहीं, कभी नहीं किया उन्होंने डाउट। बहुत रेयर है ये। हाँ। आपके एक दो गजल सुनाई सकते हैं? कौन सी गजल? आपकी। मेरी लिखी हुई?
आपका खुद का? मेरा गला नहीं अच्छा नहीं चल रहा है आज, पता नहीं क्या बात है। कलम हाथ में है, लिखूं तो लिखूं क्या, कलम हाथ में है, लिखूं तो लिखूं क्या, नहीं मानता दिल, धड़कता बहुत है, इसे जब भी पढ़ना, अकेले में पढ़ना, इसे जब भी पढ़ना, अकेले में पढ़ना, तेरे नाम का खत महकता बहुत है, कलम हाथ में है। कभी चांदनी सी बिखरती है हर सो, कभी फूल खिलते हैं, उड़ती है खुशबू, तेरी याद मिलने आती है जब भी, वाह, तेरी याद मिलने आती है जब भी, मेरे घर का कमरा चमकता बहुत है, तेरी याद में। मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी के अंधेरों उजालों में शामिल तुम ही हो, अंधेरों में पायल खनकती बहुत है, अंधेरों में पायल खनकती बहुत है, उजालों में आंचल ढलकता बहुत है, अंधेरों में पायल। जहाँ बैठ कर हमने देखे थे बादल, तुम्हें याद करता है शायद वो पीपल। जहाँ बैठ कर हमने देखे थे बादल, तुम्हें याद करता है शायद वो पीपल। मैं जब भी गुजरती हूँ उस रास्ते से, मैं जब भी गुजरती हूँ उस रास्ते से, मुझे देख कर वो लहकता बहुत है, मैं जब भी गुजरती हूँ उस रास्ते से, मुझे देख कर वो लहकता बहुत है, कलम हाथ में है, लिखूं तो लिखूं क्या, नहीं मानता दिल, धड़कता बहुत है, इसे जब भी पढ़ना, अकेले में पढ़ना, तेरे नाम का खत महकता बहुत है, कलम हाथ में। सो ब्यूटीफुल। Thank you. वाओ, बहुत खूब है। आप आजकल परफॉर्म नहीं करते? करती हूँ। करते हैं। तो मैम मेरा अभी आई थिंक ये आखिरी सवाल होगा, लेकिन आजकल के लोग को अगर आपको कुछ कहना है निदा साहब की याद के बारे में, कि उनको कैसे याद किया जाए, या फिर उनके शायरी को कैसे याद किया जाए, या फिर उनके बिलीफ सिस्टम को कैसे याद किया जाए, आप क्या कहेंगे आजकल के लोग को, मेरे उम्र के लोग को शायद? नहीं, वो उनके बारे में तो आजकल के लोग उनको ज़्यादा ही समझते हैं, उनको फॉलो करने वाले यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। और वो खास करके ये जो गाना उनका सरफरोश का जो गाना चला है, वो तो सब यंगस्टर्स की पहली पसंद है। और उनकी शायरी वगैरह भी उनके यंगस्टर्स ज़्यादा उनके फैन हैं और फॉलो भी ज़्यादा करते हैं, उनके फैन क्लब में भी बहुत हैं उनके फॉलोअर्स। और मिलियंस में ये गाना तो सुना जाता है, ये होश वालों को खबर।
वैसे तो उनका तो वैसे ही लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके स्टाइल को। करेक्ट। और दूसरों से वो हटके अलग ही हैं दूसरे हाँ। शायरों से। हाँ, ये एक्चुअली बहुत रेयर है कि यंगस्टर्स एक शायर को इतना सुनते हैं, क्योंकि उनको बाकी सारे शायरों में इतने इंटरेस्ट नहीं है। वो उनका स्टाइल जो है ना, हाँ। बहुत ही समझ में आता है थोड़ा सबको। हाई फाई है हाँ। बाकी शायरों का। हाँ। लेकिन निदा साहब का इतना अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इतना इतना डीप भी है उनकी शायरी। डायरेक्ट जाता थ्रू उनका, टू द हार्ट। हाँ। या शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ और कहना हो तो प्लीज। एक बहरीन का किस्सा वो भी बता देती हाँ हूँ। प्लीज। मैं बहरीन गई थी प्रोग्राम के लिए। हाँ। और तभी हमारी शादी नहीं हुई थी। तो निदा साहब की परमिशन से ही गई थी मैं। तो 2-3 महीने के लिए गई थी, तो काफ़ी वहाँ भी 4-5 महीने लग गए थे। तो वो लगातार मुझे लेटर लिखते थे। उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं उस ज़माने में। तो रोज़ लेटर लिखते थे कि अब बस हो गया, अभी आ जाओ, बंद करो, अभी आ जाओ, छोड़ो, अभी आ जाओ। बहुत लेटर इतने लंबे लंबे लिखते थे, लेकिन वो लोग स्पॉन्सर जो थे वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो एग्रीमेंट वो बढ़ाते ही जाते थे, 1 महीना और 1 महीना और कर। तो वो फिर परेशान हो गए थे, तो मिलना चाहते थे। तो आए वहाँ पे, उनका मुशायरा था दुबई में। तो वहाँ पता है आपको, तो शायद ये दुबई और बहरीन के बीच में एक पुल है बड़ा सा, 2 घंटा लगता है दुबई से बहरीन आने में बाय रोड। लेकिन पासपोर्ट वीज़ा सब चाहिए, तभी आप वहाँ से आ सकते हैं। 2 घंटे में घूमने के लिए भी आ सकते हैं। तो वो आए दुबई, उन्होंने सोचा कि वहाँ से तो बहरीन नज़दीक है, जाके वहाँ पे मिलूंगा। तो वहाँ दुबई में आके उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैं आया हूँ यहाँ दुबई में और मिलना चाहता हूँ तुमसे, तो मैं आ जाऊँ उधर। तो मैंने कहा आ जाइए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जब गए वहाँ पुल के ऊपर, तो बोले कि वीज़ा कहाँ लगाया आपने बहरीन का? इंडिया से वीज़ा लगा के आना पड़ता है। तो अभी तो आप नहीं जा सकते। ओह शिट। तो उदास हो गए। फिर उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि मैं तो आया हूँ और ये लोग तो बोलते हैं वीज़ा नहीं है, तो मैं नहीं आ सकता। तो ऐसा करो कि तुम अभी वहीं हो तो तुम आ जाओ। तो मैंने कहा मैं बात करती हूँ मेरे स्पॉन्सर से। तो स्पॉन्सर से बात की मैंने कि मुझे इस तरह से 2-3 घंटे के लिए जाना है मिलने के लिए किसी को, मैं आ जाऊँगी। तो बोले कि हाँ जाओ। तो मैंने पता किया, तो बोले कि आप वीज़ा कहाँ लगाया आपने? मेरा भी वीज़ा नहीं था, मैं तो खाली बहरीन के लिए ही गई थी। मुझे तो दुबई का कोई बात ही नहीं थी जाने की, तो मैं क्यों लगवाऊँ वीज़ा? तो इस तरह से परेशान होके फिर वो वापस चले गए। न मैं जा पाई न वो जा पाए। अरे, तो फिर 2 महीने बाद आप वापस बॉम्बे में मिले? हाँ। लेकिन ये जो कहानी है ये भी एक लव स्टोरी ही है। ट्राइंग टू मीट। हाँ, ट्राइंग टू मीट, मिलने का कोशिश करना। आपको किताब लिखनी चाहिए मैम, ये सारे किस्से के बारे में। सोचती हूँ मैं, लेकिन अब मुझे वो जमता नहीं है मूड पे, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे लिखूँ, वो भी है, बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन बहुत मस्त होगा ये किताब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एंड करूं?